नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे खून यानी ब्लड की। जैसा कि आपको पता है कि अभी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर हम एक सीरीज चलाए हुए हैं, उसी में बायोलॉजी सेक्शन में आज हम खून के विषय में चर्चा करेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम, प्रिलिमिनरी एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। ज़्यादातर इसमें फैक्ट्स ही रहेगा क्योंकि हम लोग रिवीजन एक तरह से कर रहे हैं। तो देखिए, वो खून जो है वो क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। आपको पता है सेल होता है यानी कोशिका होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं को मिलाकर टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है। तो ये जो है खून जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। बहुत तरह के टिश्यूज होते हैं, ये तो कनेक्टिव टिश्यू है। और अगर हम बात करें टोटल बॉडी वेट की, तो अगर 100 है हमारा बॉडी वेट, उसमें 7 किलो जो होगा, अगर 100 किलो पूरा बॉडी वेट है तो 7 किलो यानी 7% जो है बॉडी वेट वो ब्लड का होता है। इसकी पीएच जो होती है ये 7.4 के अराउंड होता है, मतलब थोड़ा बेसिक नेचर का होता है। जैसे आपको पता है कि 7 जो होता है वो न्यूट्रल माना जाता है, और 7 से नीचे अगर पीएच हो तो वो एसिडिक होता है, और 7 से ऊपर बेसिक होता है। तो हमारा खून जो है हल्का खारा है, यानी कि बेसिक है, 7.4 पीएच लेवल इसका है। उसके बाद खून की मात्रा जो होती है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। एवरेज तौर पे अगर हम बात करें मेल की, तो उसमें खून ज्यादा होता है, तो 5 से 6 लीटर खून मेल में होता है, और फीमेल में 4 से 5 लीटर खून पाया जाता है। नॉर्मली आधा लीटर मेल से कम होता है। आगे बात करें तो खून के मुख्यतः 2 पार्ट हैं ब्लड के। पहला पार्ट जो है वो है प्लाज्मा, और दूसरा पार्ट है उसका ब्लड कॉर्पस्कल। तो प्लाज्मा जो है टोटल 60%, टोटल ब्लड का 60% जो है वो प्लाज्मा होता है, और 40% वो ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं। और अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम खाते हैं, जो उससे न्यूट्रिएंट निकलता है, या प्रोटीन हो या हार्मोन्स हो, या कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, इन सारी चीजों को वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ऑब्वियसली जो फायदेमंद चीजें हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन हैं, उसको बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है। इसी तरह एक्सक्रेटरी वाली चीजें जो है, वेस्ट मटेरियल जो है, उसको ऐसे ऑर्गन तक पहुंचाता है जहां से वो चीजें निकल सकें। अब आगे बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा जैसे मैंने बताया कि टोटल ब्लड का 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। तो उस प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं? जो हम जो देखते हैं खून जो तैरता है ना, पानी के जैसा होता है, लिक्विड होता है। तो ये लिक्विड दरअसल जो है इसलिए होता है कि प्लाज्मा 60% है, उसमें भी 90% जो है वो पानी ही है, वाटर है 90%, और 7% प्रोटीन है, 0.9% मात्र जो है सॉल्ट होता है, और 0.1% वो ग्लूकोज की मात्रा होती है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बॉडी के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। मेनली इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ब्लड ओवरऑल जो है उसका काम मेन जो है ट्रांसपोर्टेशन का है। वो न्यूट्रिएंट्स हो, वो वेस्ट मटेरियल्स हो, प्रोटीन्स हो, हार्मोन्स हो, कोई भी चीज हो। एक वर्ड आता है सीरम। सीरम क्या होता है? अगर फिब्रिनोजेन जो है एक क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ब्लड क्लॉट कैसे होता है। तो फिब्रिनोजेन नाम का एक प्रोटीन होता है। अगर हम प्लाज्मा में से इस क्लॉटिंग प्रोटीन को, फिब्रिनोजेन जो है, उसको अगर हटा दें तो उसको कहा जाता है सीरम। सीरम टेस्ट भी होता है, सुने होंगे आप। अब हम बात करते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स की, मतलब कि टोटल ब्लड का जो 40% जो हिस्सा है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें मेनली 3 चीजें आती हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। यही प्लेटलेट जो होता है वो कम हो जाता है जब आपको डेंगू होता है, तो वो कम होने लगता है तेजी से। तो वो ब्लड कॉर्पस्कल्स का ही पार्ट है वो। तो देखिए आरबीसी के बारे में बात करते हैं। आरबीसी, मन में सवाल उठता है कि आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड जो होता है, जो वो रेड कलर का होता है, तो उसका कारण यही है कि आरबीसी, और आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन होता है। ये हेमेटाइट जो आयरन होता है, और एक ग्लोबिन होता है, एक प्रोटीन होता है, इन दोनों को मिला के हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि हमारे आरबीसी में होता है। तो इस जो आयरन वाला जो पार्ट है, हेमेटाइन जो करके आयरन वाला जो पार्ट है, उसके कारण वो ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है।
ग्लोबिन क्या करता है? ग्लोबिन में एफिनिटी होती है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। यही कारण है कि ब्लड बहुत जरूरी है। ब्लड जो है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को सही जगह तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने में मदद करता है। तो वो ग्लोबिन जो है बहुत तेज, प्रोटीन जो है वो तेजी से वो कैप्चर कर लेता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो दो पार्ट मैंने बताया, हेमेटिन जिसके कारण कलर रेड होता है, और ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है, उसके साथ एफिनिटी होती है उसकी। अब शेप कैसा होता है? नॉर्मली मैमल्स का होता है वो बायोकॉन्क्लेव होता है शेप ब्लड का, मतलब आरबीसी का। और आरबीसी में एक चीज ध्यान रखिएगा, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते, उसके न्यूक्लियाई नहीं होते। लेकिन कैमल जो है एक एक्सेप्शन है, कैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड कॉर्पस, रेड सेल्स। बनता कहां पे? आरबीसी जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोन मैरो में बनता है मेनली, लेकिन अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज है तो लीवर में भी बनता है ये, और ये 20 से 120 दिन तक ही जिंदा रहता है। बॉडी में हमेशा नए नए आरबीसी फॉर्म होते रहते हैं और बनने वाले खत्म हो जाते हैं। तो ये होता है कि लाइफ स्पेन जो है आरबीसी का वो 20 से 120 दिनों का है। और कहाँ बनता है ये बनता है अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तो लीवर में, और नॉर्मली ये बोन मैरो में बनता है। अगर कहीं बनता है तो कहीं खत्म भी होगा, तो कहाँ खत्म होता है, कहाँ डेथ होता है आरबीसी का? तो लीवर में डेथ होता है और स्प्लीन में डेथ होता है, खत्म हो जाता है यहाँ पे। लीवर को इसीलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। मैं आपको पहले बता दिया कि आरबीसी जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन और CO2 को रिमूव करता है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा? आपको एनीमिया होगा, बोलते हैं लोहे की कमी हो गई, एनीमिया इसको बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन अगर आपका कम है ब्लड में तो आपको एनीमिया होगा। और इसे बोलते हैं कि पालक वगैरह खाइए जिसमें ऐसे पौधे, ऐसे पत्ते, ऐसी सब्जियां खाएं जिसमें कि लोहे की मात्रा ज्यादा हो, आयरन की मात्रा ज्यादा हो। तो एक फैक्ट और है, जब आप सोते हैं तो आरबीसी की मात्रा 5% तक डिक्रीज हो जाती है। कभी कभी पूछते हैं ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग डब्ल्यूसी के बारे में बात कर रहे हैं। डब्ल्यूसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और इसी स्लाइड में हम लोग प्लेटलेट्स की भी बात करेंगे। डब्ल्यूसी अधिकांश लोगों को, आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हमारी, वो डब्ल्यूसी के कारण होती है। कोई बीमारी अगर आ रही है, कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक कर रहा है, तो सबसे पहले उसको फेस करना पड़ता है डब्ल्यूसी को, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को। ठीक है, तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है डब्ल्यूबीसी। इसको ल्यूकोसाइट्स भी होते हैं, और कोई भी इंफेक्शन हो, है ना, उससे वो लड़ता है डब्ल्यूबीसी। और ये भी जो बनता है वो बोन मैरो में ही बनता है ना, और लिम्फ नोड में भी बनता है, कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी बनता है। जहां पे डेथ होता है वहां बनता भी है कभी कभी, जहां पे आरबीसी डेथ होता है तो। लेकिन नॉर्मली ये बोन मैरो में बनता है, और आपके लिम्फोनाइट्स नोड्स जो होते हैं उसमें बनता है। बायोकॉन्क्लेव शेप मैंने बताया था आपको आरबीसी का। इसका शेप कैसा होता है? ये होता है एक अमीबा जैसे होता है, उस टाइप का शेप का होता है। मतलब एग्जैक्ट कोई शेप नहीं बोलिए इसको, उस टाइप का होता है। और अंतर आरबीसी से डब्ल्यूबीसी में एक अंतर और है कि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होते हैं, आरबीसी में नहीं होते थे। एक्सेप्शन था कैमल, लेकिन इसमें डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होते हैं। अलग अलग तरह के डब्ल्यूबीसीज हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स। स्नोफिल जैसे वो बढ़ जाएगा आपको तो सर्दी जुकाम टॉन्सिल वगैरह होने लगेगा, तो स्नोफिल्स बोलते हैं उसको। बेसोफिल्स, इस टाइप की चीजें होती हैं। और डब्ल्यूबीसी जो होता है आरबीसी की तुलना में काफी कम होता है। अगर 600 भाग आपका आरबीसी है, सिर्फ एक भाग डब्ल्यूबीसी, और वही पर्याप्त होता है बॉडी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको मजबूत रखने में। एक चीज और, यही डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ने लगता है, अनकंट्रोल बढ़ने लगे, तो आपको ब्लड कैंसर होता है, लिम्फोसर्कोमा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स की, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इसका मेन काम है क्लॉटिंग करना।
क्लॉटिंग का पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि प्लेटलेट्स का मेन काम है उसको क्लॉट करना। ब्लड जब आपका कहीं कट हो जाता है, कहीं भी कटता है तो खून निकलने लगता है, तो यही प्लेटलेट मदद करता है आपको ब्लड क्लॉटिंग में। और 1 से 5 दिन इसकी लाइफ स्पेन होती है। अच्छा, एक WBC में बताना मैं भूल गया कि 102 दिन की उसकी लाइफ होती है। तो सबसे ज्यादा लाइफ किसकी होती है? RBC की 20 से 120 दिन, WBC की 1 से 2 दिन और प्लेटलेट्स की 1 से 5 दिन की लाइफ होती है। और इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है और बोन मैरो में बनता है और मरता है ये स्प्लीन में। मतलब तीनों चीजें जो हैं वो मेनली आपके बोन मैरो में ही बन रही हैं। वो ब्लड कॉर्पसेल्स के तीनों पार्ट, मतलब WBC, RBC और प्लेटलेट्स, तीनों आपके कहाँ बन रहे हैं? बोन मैरो में बन रहे हैं। और तीनों का डेथ लगभग स्प्लीन में हो रहा है, लीवर में हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग जो ब्लड का फंक्शन है, जो क्लॉटिंग प्रोसेस, उसके बारे में बात करते हैं। ब्लड का फंक्शन मैं बताया, मेनली जो RBC का जो फंक्शन है O2 और CO2 को मूव करना, गैसेस को मूव करना, उसके अलावा आपका जो न्यूट्रिएंट्स है, जो हार्मोन्स हैं, एक्सक्रीटेड वेस्ट जो हैं, उसको मूव करना अलग अलग जगहों पे। तो ट्रांसपोर्टेशन बोलिए तो मेन काम है ब्लड का। इसके अलावा जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन अलग अलग ऑर्गन्स में, इसका भी इसके लिए भी ब्लड की जरूरत पड़ती है। और एक चीज कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में ब्लड की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं हम लोग। क्लॉटिंग में 3 प्रोसेस होता है। जैसे कटा आपका, तुरंत क्या होगा, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम के साथ मिलके थ्रोम्बिन बनाएगा। ये सब प्रोटीन्स हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाएगा। ये थ्रोम्बिन जो है एक और फिब्रिनोजेन जो मैं बताया आपको, जो प्लेटलेट्स में पाया जाता है, उसी प्रोटीन, फिब्रिनोजेन प्रोटीन, वो थ्रोम्बिन के साथ मिलकर फिब्रिन बनाएगा। और ये फिब्रिन फाइनली जो ब्लड कॉर्पसेल्स हैं उसके साथ मिलकर क्लॉटिंग करने लगेगा। मतलब कि फिब्रिन फॉर्म्स क्लॉट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। एक तरह से क्या करता है, वो फाइबर टाइप का बना देता है। जहां पे कटता है आपका, वो तो खून रुकना, निकलना वो धीरे धीरे बंद होने लगता है। तो इसमें वही प्लेटलेट्स का काम है और मेनली जो फिब्रिनोजेन प्रोटीन है उसी करने चीज होती है। और विटामिन के जो है अगर कम है आपका तो जल्दी से ये बनेगा नहीं। फिब्रिनोजेन जो है ये रिएक्शन नहीं करेगा तो क्लॉटिंग जल्दी नहीं हो पाएगी। इसलिए विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर ये दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, अगर कमी है विटामिन के की, तो आपको ऐसी चीजें लेनी चाहिए जिसमें विटामिन के हो, अदरवाइज आपका ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो एक साइंटिस्ट थे लैंडस्टीन। उन्होंने क्या किया था, लैंडस्टीनर ने क्या किया था, ब्लड ग्रुप की खोज की थी 1900 ईस्वी में। और उसके लिए 1930 ईस्वी में उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। बहुत बड़ी खोज थी। क्यों? क्योंकि उसके आधार पे ही बहुत सारे आगे के साइंटिफिक डिस्कवरीज हुए। तो उन्होंने बताया कि जो अलग अलग लोग होते हैं उनके ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। और मेनली उसका क्या कारण होता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि मेनली RBC मिलता है। तो RBC में मिलने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, उसके कारण ही अलग अलग लोगों के ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। और इस ग्लाइकोप्रोटीन को कहा गया एंटीजन। मुख्यतः 2 तरह के एंटीजन होते हैं, A और B। और एक और एंटीबॉडी होता है, वो ये मैं बताया ग्लाइकोप्रोटीन है, एक टाइप का प्रोटीन है एंटीजन। और एकदम इसके विपरीत काम करता है जो एंटीबॉडी होती है, वो एक टाइप का प्रोटीन है। तो वो भी A और B, एंटीजन A, एंटीजन B, उस तरह एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B। तो यही चीजें जो है मिलके बनाती हैं ब्लड ग्रुप। और इसी कॉम्बिनेशन से 4 तरह के ब्लड ग्रुप बनते हैं। और एंटीबॉडी कहां मिलता है, प्लाज्मा में। और मैं बताया था ग्लाइकोप्रोटीन जो एंटीजन है वो RBC में मिल रहा है, ऑब्वियसली उसी प्लाज्मा में एंटीबॉडी है भी। अब देखिए ब्लड ग्रुप A अगर है, एक चीज जान लीजिए कि जो एंटीजन रहेगा सिमिलर एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी साथ में। तो अगर हम बोल रहे हैं ब्लड ग्रुप A, इसका मतलब क्या हुआ कि एंटीजन A है और एंटीबॉडी B है। ठीक है, इसी तरह अगर ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन B हो जाएगा और एंटीबॉडी A हो जाएगा। इसी तरह एक ग्रुप बनेगा AB।
इसमें दोनों एंटीजन रहेंगे ए और बी, लेकिन इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि साथ साथ नहीं रह सकते, मैं बताया आपको। और ये जो होते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, मतलब इसको किसी का भी ब्लड चढ़ा दो, नहीं बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए, है ना, तभी सक्सेसफुल होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अदरवाइज पेशेंट को खतरा हो सकता है। इसलिए पहले जांच की जाती है कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो मैं बताया आपको कि ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीजन तो है, एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, इसलिए आप कोई भी ब्लड चढ़ा दो उसको। इसी तरह एक होता है ग्रुप ओ, इसमें क्या होता है कि एंटीजन ही कोई नहीं होता, दोनों एंटीबॉडी होते हैं, ए बी एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। और ये यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता। मैं बताया कि अगर गलत ट्रांसफ्यूजन हो जाए, गलत ब्लड चढ़ा दिया जाए तो उसके कारण दिक्कत हो सकती है। ब्लड क्या होगा, स्टिकी हो जाएगा, ब्लड एग्लूमेट कर जाएगा, वो स्टिकी हो जाएगा, चिपकने लगेगा अंदर में ही, है ना, और धीरे धीरे पेशेंट की डेथ हो सकती है। वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में हम बात करें थोड़ा डिटेल में। इसमें क्या है कि मैचिंग एंटीजन और एंटीबॉडी इज क्रिटिकल, मतलब हम एंटीजन ए के साथ एंटीजन एंटीबॉडी ए मिला दें, या फिर एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी मिला दें तो खतरनाक हो जाएगा ये, और ब्लड स्टिकी हो जाएगा। इसी कारण एग्लूमिनेशन होता है, मतलब कि एग्लूटिनेशन, इसमें क्या होगा कि चिपकने लगेगा ब्लड, हाँ, जिसके कारण डेंजरस रिएक्शंस हो सकते हैं। आपको बताया कि ऑलरेडी कि ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता, और इसी तरह ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। इस चीज को ध्यान रखिए, अक्सर पूछते हैं ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लोग। अब लोग बात करते हैं कि आरएच फैक्टर के बारे में, और एक बीमारी होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टालिस। आरएच फैक्टर क्या होता है, इसको भी लैंडस्टेनर ने और बेनर ने 1940 में खोजा था। उन्होंने एक रेसस नाम की मंकी अफ्रीका में पाई जाती थी, उसकी खोज की, तो उसमें एक एंटीजन, अलग एंटीजन, अभी तो मैं ए और बी की बात किया, एक आरएच एंटीजन उन्होंने खोज की रेसस मंकी में, इसलिए आरएच नाम दिया गया है उसको, आरएच फैक्टर। तो अलग अलग शरीर में अलग अलग एंटीजन हो सकते हैं, मतलब आरएच हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो जिनके बॉडी में एंटीजन आरएच पाया गया उसको आरएच पॉजिटिव बोले, जिनकी बॉडी में आरएच नहीं पाया गया, आरएच एंटीजन, तो उसको आरएच नेगेटिव बोले। जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं उसमें यह जरूरी है कि आरएच प्लस, जिसके बॉडी में, जिसके ब्लड में आरएच प्लस एंटीजन है, उसको आरएच प्लस एंटीजन वाला ही ब्लड चढ़ाया जाए। इस तरह आरएच माइनस वाले में आरएच माइनस वाले का ही ब्लड चढ़ाया जाए। तो बहुत बड़ी खोज थी, वही रेसस मंकी में बताया आपको। और आज इसमें क्या होता है कि अब अगर मान लीजिए गलत कर दिया हम लोग, आरएच पॉजिटिव वाले को आरएच नेगेटिव वाला चढ़ा दिए, तो उसी समय दिक्कत होने लगती है। फिर वही होगा कि ब्लड क्लॉट करने लगेगा, अंदर में स्टिकी होने लगेगा, तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इसी से रिलेटेड एक बीमारी होती है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिस। इसमें क्या होता है कि अगर पिताजी आरएच पॉजिटिव है, माता आरएच नेगेटिव है, तो जो बच्चे पैदा होंगे, पहला बच्चा तो चूंकि उसमें मात्रा कम कम होगी तो वो बच जाता है, लेकिन उसके बाद वाले बच्चे में या तो प्रेगनेंसी के समय बच्चा मर जाएगा। मैं बताया क्यों मरेगा, क्योंकि वो उसका ब्लड स्टिकी होने लगेगा, वो सांस ही नहीं ले पाएगा, समझिए ब्लड जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, और भी तरह तरह कॉम्प्लिकेशन होंगे। या उपाय ये है कि आप तुरंत उसका ब्लड चेंज करो। तो बहुत खतरनाक बीमारी है अगर अलग अलग आरएच फैक्टर वाले, आरएच पॉजिटिव फादर हो, आरएच नेगेटिव मदर हो। तो बीमारी का नाम क्या बताया मैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस, ठीक है। फोर्टिस मतलब कि प्रेगनेंसी में भी ये बच्चे को फोर्टिस को हो सकता है। एक वैसे फैक्ट है, हीमोलिम्फ ऑर्थोपोडा जो होते हैं, मैं बाद में बताऊंगा ऑर्थोपोडा, जैसे कि कॉकरोच आपका है, तो ऑर्थोपोडा का एग्जांपल है, तो उसके ब्लड जो है उसमें रहता है हेमोलिम्फ। और ये क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है। जैसे हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन के कारण रेड कलर होता है, तो उसमें नहीं होता वो रेड कलर, वो कलरलेस होता है। और चूंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, तो वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं होते नॉर्मल ब्लड की तरह, जैसे कॉकरोच में, है ना। उसके सांस लेने का तरीका अलग होता है, वो
हमारे जैसे नहीं ले सकते, क्योंकि उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता, उसमें होता है हीमोलिम्फ। ठीक है, तो हम लोगों ने इस एपिसोड में काफी चीजें ब्लड से रिलेटेड कवर कर ली और बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। अगले एपिसोड में बाकी बात करेंगे।